किसानों का आर्थिक सामाजिक शोषण। गोदान में होरी धनिया मोटा छोटा खाकर मर्जाद के साथ रहना चाहते हैं। वे एक किसान के रूप में ज़मीन बसर करते रहने के लिए प्रयत्नशील हैं। गाय पालने की एक छोटी इच्छा ज़रूर है, परंतु नीति और धर्म के मार्ग पर चलकर इस इच्छा को पूरी करना चाहते हैं। मेहनती हैं, ईमानदार हैं, परंतु वर्तमान व्यवस्था में वे अपनी मर्यादा का पालन नहीं कर पाते। किसानी और मर्यादा में से उन्हें किसी एक को तिलांजलि देनी है। होरी किसान बने रहना चाहता है, परंतु रह नहीं पाता। प्रेमचंद ने होरी की इस कामना के विरोधियों के अंतः संबंध और उनके हथकंडों का पर्दाफाश किया है। प्रेमचंद प्रथमतः जमींदार विरोधी थे। इस तंत्र की पद्धति का उद्घाटन करते हुए साम्राज्यवाद विरोधी हो गए। गोदान में अंग्रेजी राज का पोषण राज्य कर्मचारियों के द्वारा होता है। होरी के गांव में पटेश्वरी सरकारी नौकर है। वह एक बार धमकाते हुए कहता है, मैं जमींदार या महाजन का नौकर नहीं हूँ, सरकार बहादुर का नौकर हूँ, जिसका दुनिया भर में राज है और जो तुम्हारे महाजन और जमींदार का मालिक है। प्रेमचंद ने जमींदारों की असलियत का बयान करते हुए शक्तिशाली ब्रिटिश राज्य के शोषण एवं आतंक की ओर इशारा किया है। राय साहब कहते हैं, हम बिच्छू नहीं कि अनायास ही सबको डंक मारते फिरें। ना गरीबों का गला दबाना कोई बड़े आनंद का काम है, परंतु क्या करें, अफसरों को दावतें कहाँ से दूँ, सरकारी चंदे कहाँ से दूँ, आएगा तो असामियों के ही घर से। आप समझते होंगे जमींदार के और तल्लुकेदार सारे संसार का सुख भोग रहे हैं, उनकी असली हालत का आपको ज्ञान नहीं। अगर वह धर्मात्मा बनकर रहे तो उनका जिंदा रहना मुश्किल हो जाए। अफसरों को डालियाँ ना दें तो जेल खाने हो जाएं। एक दूसरे प्रसंग में वे कहते हैं, वसूली सरकार के घर गई, बकाया आसामियों ने दबा लिया, तब मैं कहाँ जाऊँ। तात्पर्य यह है कि होरी का शोषण सूत्र अंग्रेजी राज तक जाता है। प्रेमचंद ने चूँकि अंग्रेज़ों की शोषण प्रक्रिया का उद्घाटन नहीं किया है, इसलिए वे आवश्यकता अनुसार उस ओर इशारा करके अपनी मूल कथा भूमि में लौट आते हैं। यदि होरी से पूछा जाए तो वह यही कहेगा कि लगान की अधिकता सबसे अधिक पीड़क है। धनिया सोचती है, यद्यपि अपने वैवाहिक जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतरवोत करो, कितना ही पेट तन काटो, चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो, मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है। फिर जमींदार का कारिंदा कभी लगान की रसीद नहीं देता, इसलिए जब भी जमींदार किसी किसान को दंडित करना चाहता है, उस पर बकाया लगान का दावा कर देता है। इस तरह 2-3 बार लगान चुका देने के बाद एक स्थिति ऐसी आती है जब किसान रुपए नहीं जुटा पाता। फिर उसे खेत से बेदखल कर दिया जाता है, उसके मौरूसी हक छीन लिए जाते हैं। गोबर कहता है, मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठवाकर रुपए दूंगा, इसी गांव में से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते, सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं, तो तुमने समझ लिया है कि सब काट के उल्लू हैं। जमींदार किसानों पर बकाया लगान का दबाव या दावा ऐसे नाजुक अवसरों पर करते हैं जब किसान सबसे ज़्यादा संकट में होता है, या जब उन्हें लगता है कि किसान किसी भी तरह से रुपए नहीं जुटा सकते। राय साहब ने होरी से बकाया लगान की मांग तब की जब पहली बरसात हुई और किसान खेत बोने के लिए जाने वाले थे। ऐसे नाजुक अवसर पर महाजन उद्धारक का बाना पहनकर कर्ज देने के लिए सामने आता है और किसान जमींदार की चंगुल से निकलकर महाजन की गिरफ्त में आ जाता है। और कर्ज वह मेहमान है जो एक बार आकर जाने का नाम नहीं लेता। प्रेमचंद ने गोदान में कर्ज और सूद का थोड़ा बहुत हिसाब दिया है
होरी ने मंगरू शाह से आज 5 साल हुए बैल के लिए 60 रुपये लिए थे। उसमें 60 दे चुका था, पर वह 60 रुपये ज्यों के त्यों बने हुए थे। दाता दिन पंडित से 30 रुपये लेकर आलू बोए थे। आलू तो चोर खुद ले गए और उसके 3 बरसों में 100 हो गए थे। दुलारी विधवा सहुआइन थी जो गांव में नून तेल तम्बाकू की दुकान रखे हुए थी। बंटवारे के समय उसे 40 रुपये लेकर भाइयों को देना पड़ा था। उसके भी लगभग 100 रुपये हो गए थे, क्योंकि आने रुपए का ब्याज था। शोभा एक बार मंगरू शाह से पूछता है, अच्छा ईमान से बताओ शाह, कितने रुपए दिए थे जिनके अब 300 रुपये हो गए हैं। जब तुम साल के साल सूद ना दोगे तो आप ही बढ़ेंगे। पहले पहल कितने रुपए दिए थे तुमने? 50 ही तो। इसी दिन 30 रुपये का कागज़ लिखने पर कहीं 25 रुपये मिलेंगे और 3-4 साल तक ना दिए तो पूरे 100 हो जाएंगे। भारतीय किसान को शोषण के पंजों में जकड़कर जमींदारी और महाजनी प्रथा ने इस प्रकार निचोड़ दिया है कि उन्हें अपने जीवन में किसी प्रकार का उत्साह और उमंग नहीं बच पाती। जीवन में केवल अंधकार छा जाता है। जैसे प्रेमचंद लिखते हैं, जीवन में ना कोई आशा है ना कोई उमंग, जैसे उनके जीवन के सोते सूख गए हों और सारी हरियाली मुरझा गई हो। जेठ के दिन हैं, अभी तक खलिहानों में अनाज मौजूद है, मगर किसी के चेहरे पर खुशी नहीं है। बहुत कुछ तो खलिहान में ही तुलकर महाजनों और कारिंदों की भेंट हो चुका है, और जो कुछ बचा है वह भी दूसरों का है। भविष्य अंधकार की भांति उनके सामने है। उनके जीवन में स्वाद का लोप हो गया है। इसी तरह होली में नकल करते हुए महाजनी शोषण का भांडाफोड़ किया गया है। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपये का दस्तावेज़ लिखकर 5 रुपये दिए। शेष जनराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राज़ी होते हैं। जब कागज़ लिखा जाता है और आसामी के हाथ में 5 रुपये रख दिए जाते हैं तो वह चकरा कर पूछता है, यह तो 5 ही हैं मालिक। 5 नहीं 10 हैं। घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 हैं। 1 रुपये नजराने का हुआ कि नहीं? हाँ सरकार। 1 तहरीर का? हाँ सरकार। 1 कागज़ का? हाँ सरकार। 1 दस्तूरी का? हाँ सरकार। 1 सूद का? हाँ सरकार। 5 नगद? 10 हुए कि नहीं? हाँ सरकार। अब यह पाँचों भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है? नहीं सरकार। 1 रुपये छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपये बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपये छोटी ठकुराइन के पान खाने को, 1 बड़ी ठकुराइन के पान खाने को, बाकी बचा 1, वह आपकी क्रियाकर्म के लिए। लगान और सूद के अलावा भी किसानों के शोषण के लिए कई अन्य तरीके जमींदारों ने खोज निकाले हैं, जिनमें बेगार, नजराना, डांड, दस्तूरी, शगुन आदि अनेक गैर कानूनी कर शामिल हैं। इन्हें वसूल करने का अधिकार जमींदार, कारिंदे, महाजन, सरकारी कर्मचारी, पटवारी, पुलिस, कचहरी सभी के पास है, और भारतीय किसान सबका नरम चारा बना हुआ है। प्रेमचंद उपन्यास की कथा को रोक कर इन हथकंडों से पाठकों को परिचित कराते रहते हैं। प्रेमचंद मानते हैं कि किसी अच्छे या भले ज़मींदार से इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि यह संबंध ही ऐसा है कि एक ओर प्रजा में भय, अविश्वास और आत्महीनता के भाव को पुष्ट करता है और दूसरी ओर ज़मींदार को अभिमानी, निर्दय और निरंकुश बना देता है। इसीलिए प्रेमचंद को जब भी अवसर मिला है, उन्होंने इस बिचौलिया वर्ग के
रूप में जमींदारों के अस्तित्व का विरोध किया है। जिस तरह जमींदार और महाजन एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उसी तरह महाजन और धर्म भी एक दूसरे से संबद्ध है। जो ही कोई आसामी रुपए देने में आनाकानी करता है, महाजन उसकी धार्मिक भावनाओं को उकसाता है। दाता दीन ने होरी को 30 रुपये कर्ज दिए थे, जो अब 200 रुपये हो गए। गोबर कानून सम्मत 70 रुपये देना चाहता है। इस पर पंडित दाता दीन होरी को कहता है, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपये ले लूँ? नहीं, अदालत करूँ? इस तरह का व्यवहार हुआ तो कै दिन संसार चलेगा? और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर यह समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन पाओगे? मैंने ये 70 रुपये भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊँगा। जाओ, अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपये लेकर दिखा दूँगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। जाहिर है कि होरी पर इस धमकी का असर पड़ता है और वह 200 रुपये चुकाने के लिए राजी हो जाता है। फिर जज़्बानी का एक आर्थिक रूप भी है। ब्राह्मणों को मिलने वाली जज़्बानी की व्याख्या करते हुए पंडित दाता दीन कहते हैं, ज़मींदारी मिट जाए, बंक घर टूट जाए, लेकिन जज़्बानी अंत तक बनी रहेगी। जब तक हिंदू जाति रहेगी, तब तक ब्राह्मण भी रहेंगे और जज़्बानी भी रहेगी। सहालग में मज़े से घर बैठे 100-200 फटकार लेते हैं। कभी भाग लड़ गया तो 400-500 मार लिया। कपड़े, बर्तन, भोजन अलग, कहीं न कहीं नित्य ही कार परोजन पड़ा ही रहता है। कुछ न मिले तब भी 1-2 थाल और 2-4 आने दक्षिणा मिल ही जाते हैं। होरी की बर्बादी में जहाँ धर्म की भूमिका है, वहाँ बिरादरी का भय भी कम नहीं है। गोबर और झुनिया के संबंध में बिरादरी को ऐतराज़ है। पाँचों ने होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज की डांड लगा दी। होरी ने रुपये के लिए अपना घर गिरवी रखा तथा फसल पर पैदा हुए अनाज डांड में दे दिया। इस स्थिति पर टिप्पणी करते हुए प्रेमचंद ने लिखा है कि होरी में बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लादकर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों अपनी कब्र खोद रहा। जमींदारी, साहूकार, सरकार, किसका इतना रौब था? कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोख लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की बात सिर पर सवार अंकुश दिए जा रहा था। प्रेमचंद ने दिखाया है कि धर्म, बिरादरी, सरकार, जमींदार, पंच सब वही लोग हैं जो समाज के कर्ता धर्ता बने हुए हैं। इन्हीं पंचों में से कोई कारिंदा है, कोई महाजन, कोई पुजारी, कोई पटवारी। इनकी अलग अलग भूमिकाएं हैं। सब मिलकर किसान को तबाह करने में लगे हुए हैं। कोई किसी से कम नहीं है। सब अलग अलग तरीके से किसान को लूटते हैं। पुजारी धर्म भावना का सहारा लेता है, पुलिस डंडे के बल से, कचहरी कानून से, बिरादरी दबाव से तथा जमींदारी सभी हथकंडों से शोषण करता है। धनिया इन सबको हत्यारा कहकर अपनी भड़ास निकालती है। गोदान में एक स्थान पर सारे शोषक इकट्ठे हो जाते हैं। हीरा ने होरी की गाय को जहर खिलाकर मार डाला। सारे गांव में हंगामा हुआ। राय साहब का कारिंदा नोखीराम आया, पंडित दाता दीन आए, महाजन जिंगुरी सिंह आए, अंग्रेज बहादुर के पटवारी पटेश्वरी भी पहुँचे, पुलिस आई। पंडित जी ने धर्म के दंड का जोर दिखाया। पुलिस हीरा के घर की तलाशी लेने के लिए तैयार हुई। होरी की मर्यादा चेता जागी। सबने मिलजुल कर थानेदार के लिए रिश्वत की राशि तय की। पंच बिचौलिए बन गए। झिंगुरी सिंह महाजन बन गए। उन्होंने होरी को 30 रुपये उधार दिए। इनमें से आधे पुलिस को और आधे पंचों को मिलने थे। यहाँ प्रेमचंद ने लेखकीय कौशल का प्रयोग करके रिश्वत के रुपये बचा लिए। धनिया का आकस्मिक पराक्रम काम कर गया, परंतु मान्य स्थितियों में तो होरी लूट ही लिया जाता है। प्रेमचंद ने शोषण की इस प्रक्रिया का चित्रण करते हुए किसी एक व्यक्ति या संस्था को जिम्मेदार नहीं ठहराता है, बल्कि शोषण के संपूर्ण तंत्र को उत्तरदायी ठहराते हैं। दरअसल वे इन
शोषकों के शोषण की कहानी कहने के लिए नहीं बैठे हैं। ये सब लोग तो आवश्यक बुराई के रूप में उपन्यास में आ जाते हैं। लेखक तो होरी की बदहाली की कथा कहना चाहते हैं, उसे उसकी विफलताओं की दास्तां सुनानी है, उसकी विडंबना को उजागर करना है। होरी के बचने का कोई रास्ता खोजना चाहते हैं। वे यह जानते हैं कि इस तंत्र में होरी के बचने का कोई रास्ता नहीं है। वैसे तो होरी का कोई सहायक भी नहीं है, अगर होता तो भी इस तंत्र में उसे कोई सहयोग दिया नहीं जा सकता। प्रेमचंद ने इस सवाल का भी दरवाज़ा बंद कर दिया कि कानून बना देने से भी होरी को कोई सहायता हो सकती है। झिंगुरी सिंह कानून की सीमा बताते हुए कहता है, कानून और न्याय उसका है जिसके पास पैसा है। कानून तो है कि महाजन किसी आसामी के साथ कड़ाई ना करे, कोई ज़मींदारी किसी काश्तकार के साथ सख्ती ना करे, मगर होता क्या है, रोज़ ही देखते हो, ज़मींदार मूसक बंधवा के पिटवाता है और महाजन लात और जूते से बात करता है। जो किसान पोढ़ा है उससे ना ज़मींदार बोलता है ना महाजन। ऐसे आदमियों से हम मिल जाते हैं और उनकी मदद से दूसरे आदमियों की गर्दन दबाते हैं। कचहरी अदालत उसी के साथ है जिसके पास पैसा है। हम लोगों को घबराने की कोई बात नहीं है। किसानों